हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। वी आर डूइंग चैप्टर 3। हमने आज से स्टार्ट किया है चैप्टर 3, द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आपका पूरा 11th क्लास का सिलेबस यहीं पे कवर होगा, एंड दिस चैप्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है? नाउ हम ये तो जानते हैं कि लोग काफ़ी डिफरेंट हैं एक दूसरे से इन देयर फिजिकल फॉर्म एज वेल एज देयर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल फॉर्म एज इन किसी के बाल काले हैं, किसी के ब्राउन हैं, किसी की आइज़ ग्रीन है, किसी की ब्लैक हैं, किसी के वेवी हेयर्स हैं, कर्ली हेयर्स हैं, किसी के स्ट्रेट हेयर्स हैं। फिज़िकली हमारा जो बिल्ड है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। और इसी तरीके से हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि किसी की आईक्यू का लेवल कुछ और है, किसी की मेमोरी का, किसी को जल्दी याद होता है, किसी को देर से याद होता है, तो हमारी मेमोरी कुछ और है, हमारा टेम्परामेंट, हमारी पर्सनालिटी कुछ और है। सो हमारे फिज़िकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं डिफ़र करते हैं। और ये चीज़ है जो एक यूनिकनेस देती है एक इंसान को। ये ही आपको एक दूसरे से अलग करती है और आपको एक यूनिक इंडिविजुअल की तरह बना देती है। बट ये यूनिकनेस, ये डिफरेंस आता कहाँ से है? ये आता है हमारे जेनेटिक एंडोवमेंट से और एनवायरमेंटल डिमांड के इंटरैक्शन से। मतलब जेनेटिकली जो भी हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, हमारे फोर फादर्स तक जो भी एक जेनेटिक लीनियज चली आ रही है, उसकी वजह से ये डिफरेंस होता है। प्लस एनवायरमेंटल डिमांड्स। नाउ एनवायरमेंटल डिमांड्स एज इन कि हमारा जहाँ पर एक तरीके से देखा जाएगा तो सोशल फैक्टर आ जाएगा। आप जिस माहौल में पले बड़े, क्या रिक्वायरमेंट थी, कैसे आपने कोप किया अपने सोशल इन्वायरमेंट से, घर का माहौल क्या था, आस पड़ोस का माहौल क्या था, फिर आपके स्कूल का माहौल क्या था, सारे इन्वायरमेंटल डिमांड्स प्लस उनका इंटरेक्शन विद योर जेनेटिक। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये नेचर वर्सेस नर्चर की बात हो रही है, जो हमेशा से एक डिबेट चलती आई है कि नेचर का ज़्यादा रोल है या नर्चर का ज़्यादा रोल है हमें वो बनाने में जो हम हैं। बहुत से बायोलॉजिस्ट हैं, हमेशा से वो ये मानते आए हैं कि स्पीशीज़ जो हम आजकल हैं, मतलब जो हम एज अ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग हम हैं, वो हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। बट हम वक्त के साथ इवॉल्व हुए हैं, और ये वक्त करीब हमें लग गया 2 लाख साल। जी हाँ, 2 लाख साल का टाइम हमें लग गया इस मॉडर्न ह्यूमन बीइंग एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स की वाइज हम बात करें तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे हैं वो हमारे हमेशा से नहीं थे। इट्स अ रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन आर जेनेटिक एंडोमेंट्स एंड एनवायरमेंटल डिमांड्स। और ये जो डिमांड होता है ये कॉन्टिन्यूस होता है। ऐसा नहीं होता कि रातों रात कोई चमत्कार हो गया और हम चिंपैंजी, गोरिल्ला, एप्स, एकदम से हम ह्यूमन बन गए। सो आपको पता है ये कितना ट्रांजिशन है, और वो सारा ट्रांजिशन को होने में 2 लाख ईयर्स का टाइम लगा। तो एवोल्यूशन जो है बड़ा ही ग्रेजुअल और ऑर्डरली बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ग्रेजुअल का मतलब हो गया स्लो है काफ़ी ये प्रोसेस, और ऑर्डरली का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं होता कि सारे चेंजेस रातों रात हो गए हमारे अंदर। हम अचानक ही 2 पैरों पे चलने शुरू हो गए, एकदम सीधे चलने शुरू हो गए, ठीक है, या हम जो आज हैं हम वैसे एकदम से बन गए। ऑर्डरली मतलब वक्त के साथ पहले कुछ चीज़ें बदली, फिर कुछ और चीज़ें बदली, फिर कुछ और इवॉल्व हुए, एंड फाइनली ऑर्डर एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में हमें वक्त के साथ जैसे जैसे हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती रही वैसे वैसे हम इवॉल्व होते रहे, और आज हम इस तरीके के फॉर्म में हैं। और इस तरीके के चेंजेस को देखने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। जैसे हमने देखा 2 लाख ईयर्स का टाइम लग गया। सो ये विजिबल चेंज आने के लिए अब आपको चिंपैंजी और हम में डिफरेंस दिखता है, अब आपको एप्स में और हम में डिफरेंस दिखता है। सो ये डिफरेंस जो एक विजिबल लेवल पे आपको दिखता है, ये आने के लिए इतना टाइम लग गया। तो इसका मतलब ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, ठीक है, एवोल्यूशन का। ये रातों रात नहीं होता। एवोल्यूशन अकर्स थ्रू नेचुरल सिलेक्शन।
अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, एवोल्यूशन कैसे होता है, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है जिराफ। जिराफ की आपने नेक देखी है कितनी लंबी होती है। अब ये ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है, पर आप समझ जाओ कि ये जिराफ है, ठीक है। जिराफ की इतनी लॉन्ग नेक्स हमेशा से नहीं थी, दे वर लाइक डियर्स। जैसे डियर होता है ना, छोटा सा नेक होता है, उसका कुछ खास लंबा नेक नहीं होता है। लेकिन कुछ जिराफ्स ऐसे थे जिनकी उसमें नेक लंबी थी। अब जैसे हमारे इंसानों में होता है, कुछ की हाइट 5.5 है, कुछ की 6 है, कुछ की कितनी हाइट है, ठीक है। तो ऐसे जो जिराफ की लंबी नेक थी ना, थोड़ी सी एवरेज हाइट जो भी उस टाइम पे रही होगी, तो उनसे थोड़ा सा उनको एडवांटेज था कि वो ट्री की लीव्स खा सकते थे। तो उन्होंने ऐसा अपने आप को सरवाइव करा, वो सरवाइव कर पाए बिकॉज ऑफ थोड़ा सा लॉन्ग नेक। बट जब फिर ऐसे ही बिकॉज वो सरवाइव करे, तो उनके इस फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से उनका रेट ऑफ सर्वाइवल हाई था। तो रेट ऑफ सर्वाइवल होने के बाद जब उन्होंने रिप्रोड्यूस करा, तो जेनेटिक मटेरियल जो है, जो उनका जेनेटिक ये ट्रेट है, पास डाउन होता रहा फ्रॉम वन जनरेशन आफ्टर अनदर जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ पास डाउन हुई, और फाइनली एक ऐसा टाइम आया जब सब जिराफ्स की इतनी लंबी गर्दन हुई कि वो ईज़िली सर्वाइव कर सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं, और उनकी लॉन्ग नेक्स जो है बड़े बड़े ट्रीज़ की वो पत्तियाँ खा सकते हैं, ठीक है। सो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब यही होता है, ऐसे ऐसे ट्रेट्स, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनका रेट ऑफ सर्वाइवल हाई है, व्हेन दे रिप्रोड्यूस, जेनेटिकली वो ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। वो जेनेटिक ट्रेट्स जाते हैं, धीरे 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 करके हमारी एक पूरी न्यू स्पीशीज़ ही इवॉल्व हो जाती है। और अगर जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो आपको पता है कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जो एक्सटेंट हैं, है ना। ऐसे कुछ स्पीशीज़ जो एक्सटेंट हो चुकी हैं, अब वो स्पीशीज़ नहीं है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनके जो ट्रेट्स थे, रेट ऑफ सर्वाइवल उनका बहुत लो था। दे कुडंट सर्वाइव, दे कुडंट सर्वाइव, दे कुडंट रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस कहाँ से करते जब वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। और धीरे धीरे करते 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 करते, क्योंकि अडेप्टेशन नहीं थी, इसलिए वो एक्सटेंट हो गए। सो द इम्पॉर्टेंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली यहाँ पे चीज़ है, वो ये कि अडेप्टेशन टू द डिमांड्स ऑफ द इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप अपने बदलते इन्वायरमेंट के साथ नहीं बदलेंगे, देन योर रेट ऑफ सर्वाइवल इज़ गोइंग टू बी गो डाउन, एंड देन सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें एक्सटेंड हो जाती हैं। सो अडेप्टेशन करना, अपने इन्वायरमेंट में बदलना, चीज़ें नीड, ज़रूरत, वक्त के हिसाब से चीज़ों को बदलना चाहिए। और जब वो बदलाव आते हैं, तो फिर धीरे धीरे एक न्यू स्पीशीज़ डेवलप हो जाती है, और जो हमारी जर्नी रही है एज अ ह्यूमन बीइंग, वो भी ऐसी ही है। तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिफरेंशिएट करते हैं हमें हमारे एंसेस्टर्स। अब हमारे एंसेस्टर्स कौन से आपको पता है ना, एप्स, ठीक है, चिंपैंजी, वो मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्लाज, एप्स। हम कैसे इवॉल्व हुए हैं, हम हमेशा से ऐसे नहीं थे, हम हमेशा से दो पैरों पे नहीं चलते थे और अपराइट नहीं चलते थे। हमारी बैकबोन थोड़ी सी झुकी हुई थी, ऐसे बेंड फॉरवर्ड थी। आपने देखा होगा कि चिंपैंजीज कैसे होते हैं, गोरिल्लाज कैसे होते हैं, वो थोड़ा झुक के चलते हैं, दे बेंड फॉरवर्ड। तो ऐसे चलते थे, लेकिन अब नहीं चलते। हमारी स्पाइन जो है एकदम स्ट्रेट है, अपराइट, इरेक्ट स्पाइन है हमारी, ठीक है। तो हम अब ऐसे चलते हैं, टू लेग्स पे चलते हैं, बायपेडलिज्म बोलते हैं ना इसको। दो पैरों पे चलते हैं हम, पहले से तो नहीं चलते थे। आपने देखा होगा वो अपने हैंड्स को यूज़ करके, उनका सहारा लेके वो कैसे चलते हैं। तो हम पहले वैसे चलते थे। तो ये चीज़ हमें अलग करती है। तो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का मतलब यहाँ पर यही है कि हमारे पास एबिलिटी टू वॉक अपराइट है, हम दो लेग्स पे चलते हैं। वी हैव बिगर एंड हायर डेवलप्ड ब्रेन। हमारा जो ब्रेन का साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है, प्लस डेवलप्ड ब्रेन है, मतलब हमारे पास इंक्रीज कैपेसिटी है फॉर द कॉग्निटिव बिहेवियर्स। हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। क्या मतलब है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में आता है परसेप्शन, द वे वी परसीव थिंग्स। हमारी मेमोरी पहले से काफ़ी अच्छी है, रीजनिंग करने की एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी, लैंग्वेज यूज़ करने की एबिलिटी, कम्युनिकेट करने की एबिलिटी, ये सब पहले हम चीज़ों में नहीं थी। ऑब्वियसली एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में। हो सकता है कि
अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर एप्स जैसे हैं, या आपने देखा वो ऊ ऊ आ करके ऐसे साउंड्स निकालते हैं, दैट इज़ देयर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। बट वी एज अ ह्यूमन बींग, हमारे पास कितनी सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं टू कम्युनिकेट। एक थर्ड जो इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हमारे मॉडर्न ह्यूमन बींग जो हम अपने आप को कहते हैं हमारे पास है, वो है जो हमारे एंसेस्टर्स के पास नहीं था, वो है एक फ्री हैंड एंड वर्केबल ऑपोजिंग थंब। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वर्केबल ऑपोजिंग थंब क्या होता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो उनके पास थंब तो होता था, लेकिन ऐसे छोटा सा थंब होता था, और उनके हाथ का साइज, ठीक है, उनका हाथ का साइज बड़ा अजीब होता था। और सो दिस थंब वाज नॉट वर्केबल इन अ वे। वर्केबल ऑपोजिंग थंब का मतलब होता है कि आपका थंब जो है आपके फिंगर टिप्स को टच कर सकता है, जो कि इन एप्स में, चिंपैंजीज में आपको देखने को, चिंपैंजीज तो शायद अब कर सकता है, पर एप्स वगैरह में उस टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा। और हम पूरा अपने थंब को रोटेट कर सकते हैं, हमारा थंब चीज़ों को ग्रिप करने में, ठीक है, जिस तरीके से हम कुछ पकड़ते हैं, ठीक है, पेन पकड़ते हैं, हम स्कूटी चलाते हैं तो स्कूटी का हैंडल में हम पूरी ग्रिप अच्छे से करते हैं। तो हम कुछ भी करते हैं तो उस ग्रिप को पकड़ने के लिए हमारा थंब कितना बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए, फुल। तो ऐसा पहले हमारे एंसेस्टर्स जो रहे हैं, ठीक है, उनके साथ ऐसे नहीं था, पर धीरे धीरे वक्त की डिमांड के साथ, इन्वायरमेंटल नीड के साथ अडाप्ट करते चले गए, और अब हमारे पास पूरा वर्केबल अपोजिंग थंब है। ये फीचर्स को आने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे, ये रातों रात की डेवलपमेंट नहीं है। सो इवॉल्व इसलिए बोलते हैं कि एवोल्यूशन काफ़ी ग्रेजुअल, यानी कि काफ़ी स्लो प्रोसेस है एवोल्यूशन, इट इज़ नॉट ओवरनाइट प्रोसेस। इस क्योंकि हमारा ब्रेन का साइज़ बड़ा हुआ, ठीक है, हमने पढ़ा था ना ये सेकंड पॉइंट में कि हमारा, फर्स्ट पॉइंट में कि हमारा ब्रेन बिगर हुआ, ज़्यादा बड़ा हुआ और ज़्यादा डेवलप हुआ, मतलब कैपेसिटी वाइज भी। सो हमारा बिहेवियर जो है कॉम्प्लेक्स हुआ थोड़ा सा, ठीक है, हमारा जो स्पीसीज़ है उसका, बिकॉज ऑफ आर ब्रेन डेवलपमेंट, हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप हुआ, हमारी कितनी कैपेसिटीज़ डेवलप हुई, हमारी मेमोरी, परसेप्शन, सब चीज़ें इतना इवॉल्व हुई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इवॉल्व हुए, तो हमारा बिहेवियर थोड़ा सा हाईली कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। ह्यूमन ब्रेन की डेवलपमेंट के टू फैक्ट्स हैं जो हमें कैसे पता चलते हैं। एक तो ये कि हमारा ब्रेन का जो साइज़ है, जो वेट है, वो वेट किसी भी स्पीशीज़ को आप कंपेयर करो तो उससे ज़्यादा ही है। एक एलिफेंट का भी जो वेट होता है उसके टोटल बॉडी वेट के कंपैरिजन में 0.2% उसकी ब्रेन का वेट होता है, लेकिन हमारे टोटल बॉडी वेट के कंपैरिजन में हमारा जो ब्रेन का वेट है वो होता है 2.3%। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इम्पॉर्टेंट डिटेल टू रिमेंबर, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट डिटेल है याद रखने के लिए कि हमारी टोटल बॉडी वेट का 2.35% होता है हमारे ब्रेन का वेट। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने वाली, कि हमारा जो ह्यूमन सेरिब्रम है हमारे ब्रेन में, वो ज़्यादा इवॉल्व है रादर देन अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब अगर आपको ब्रेन पता हो, कुछ ऐसा सा दिखता है हमारा ब्रेन, ठीक है, कुछ ऐसा सा, ये तो अच्छी ड्राइंग नहीं है, रुको, ऐसा सा कुछ दिखता है, ये कुछ ब्रेन ब्रेन जैसा लग रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा सा ही है ना हमारा ब्रेन। तो ये जो साइज़ है ना, ये जो आपको ये पता है कि ये सेरिब्रम होता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो सेरिब्रम होता है, और ये जो नीचे एक छोटा सा जिसको बोलते हैं, जो छोटा ब्रेन भी बोलते हैं कई लोग, ये सेरिबेलम होता है, ठीक है। तो सेरिब्रम हमारा ज़्यादा इवॉल्व है, ज़्यादा बिगर इन साइज़ है अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से। तो इससे पता चलता है कि एवोल्यूशन के बारे में। These evolution have resulted due to the influence of environmental demands. हमारे कुछ behaviors हैं जो इवॉल्व हुए हैं, हमारे जो ब्रेन का इवॉल्वमेंट है वो भी इसीलिए इतना इवॉल्व हुआ है क्योंकि इन्वायरमेंट की डिमांड थी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें जंगल में जब हम एज अ एंसेस्टर की बात कर रही हूँ मैं, हम जब जंगल में रहते थे तो हमें जंगल के रास्ते याद करने होते थे, तो हमारी मेमोरी शार्प होती चली गई, क्योंकि हर दिन जंगल में रहना आसान नहीं है, वहाँ इतने ज़्यादा जानवर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी ऑफरिन जो हमारे चिल्ड्रन होते थे उनको प्रोटेक्ट करना, वो भी तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी एक रोल है।
ठीक है। फिर हमारा कम्युनिकेशन, तो इस तरीके से इन्वायरमेंटल डिमांड्स, यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिमांड्स का मतलब एज इन नेचर से है, ठीक है। इन्वायरमेंटल का डिमांड्स मतलब जो नेचर की तरफ से जो डिमांड्स थी, हमें इवॉल्व होना पड़ा। जैसे कि हम खाना खोजने जाते थे, ठीक है, जंगल में, तो वहीं से वो स्टोन एज के बारे में आपने पढ़ा है ना, वो भाला वाला लेकर शिकार करना और फिर खाना को पकाना वहाँ से शुरू हुआ, फायर कैसे शुरू हुई, वही सब चीज़ें हैं। प्रेडिएटर्स मतलब होते हैं कि जो घात लगाए बैठे हैं ना शिकार के तरीके से, उन शिकारी जो शिकार करना चाहते हैं, उनसे अपने आप को कैसे सेव करना है। जो यंग वंस हैं इन द फैमिली, ऑफ स्प्रिंग्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें ने जो है हमें हेल्प किया सरवाइव करने में एज अ स्पीसीज जो हम अब हैं। सो द बायोलॉजिकल एंड द बिहेवियरल क्वालिटीज़, तो ये हमने सब बिहेवियर दिखाए होंगे। ये बिहेवियर क्वालिटीज़ की वजह से हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस भी हुए, हमारे कुछ एनवायरमेंटल डिमांड्स थी, और फिर ये धीरे धीरे फ्यूचर जनरेशन में, आगे आने वाली जनरेशन्स टू जनरेशन, थ्रू मेटिंग ये पास डाउन होते रहे जीन्स। दिस इज़ वाई वो चीज़ें और रिफ़ाइन होती गई आने वाले वक्त के साथ। इस तरीके से इन्वायरमेंटल डिमांड की वजह से, मतलब यहाँ पे नेचर, ठीक है, जो नेचर के चेंज, नेचर कुदरत की तरफ से जो इन्वायरमेंटल डिमांड्स थी उनको पूरा करते करते हमारे अंदर बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि 2 लाख ईयर्स का टाइम लग गया हमें उस मॉडर्न ह्यूमन बीइंग को बनने में जो हम अब हैं। ठीक है, सो दिस वाज योर टॉपिक ऑफ एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव था। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डू नॉट मिस एनी सिंगल वीडियो। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।